गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शिक्षा प्रशासन का अर्थ, महत्व, उसकी आवश्यकता एवं उसके परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करा चुके हैं कि शिक्षा में प्रशासन की किस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमें प्रशासन प्रणाली इसमें अपनानी पड़ती है, इसको उच्च बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। प्रशासन तो हर जगह होता है, लेकिन शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के प्रशासन के अंतर्गत हमें क्यों आवश्यकता हुई, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो क्षेत्र है वो है शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना। पहला है वो है शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना। शिक्षा की क्या क्या नीति हैं उनका हम इसमें निर्धारण करेंगे। शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना, इसके अंतर्गत बतलाया गया है कि शैक्षिक अनुसंधान का कार्य ऐसी नीतियों का निर्धारण करना है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो, साथ ही नवीन तथ्यों, आवश्यकताओं के आधार पर लचीले एवं परिवर्तनशील हो। इस संदर्भ में शिक्षा आयोग के कुछ सुझाव भी हुए हैं, जैसे शैक्षिक अनुसंधान के रूप में निर्धारण करना, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार हम इसको लचीली भी बना सकते हैं। प्राचीन काल में हमारी शिक्षा नीति किस प्रकार की थी? वो क्या थी? मौखिक थी। मौखिक रूप से बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, तो बच्चे क्या होते, स्मरण शक्ति का ज़्यादा उपयोग था। फिर दंडात्मक भी थी। बालक अगर याद करके नहीं लाया, बालक को बताता नहीं अगर गुरु जी को, तो उसको कठोर दंड का भी प्रावधान था। प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी, वो वर्तमान काल में जो पद्धति है उनमें क्या हो गया, अब बहुत ही बिल्कुल उसके विपरीत हो गया, अंतर आ गया। तभी बताया गया है इसमें नीतियों का निर्धारण, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार इसमें उसमें लचीलापन भी करना चाहिए, जिससे बालकों के हित में हो, साथ ही नवीन तथ्यों एवं आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील हो। नवीन तथ्यों, आज की जो शिक्षा प्रणाली है में परिवर्तनशील नवीन जो शिक्षा प्रणाली है, पहले परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, उसमें मॉडिफाइड कर दिया हमने। उसके बाद जो नवीन तथ्य हैं उन तथ्यों को के अनुसार भी उसको लचीली बनाना चाहिए। जो नए नए टेक्निक आ गए हैं आजकल, पढ़ाई की जो नए नवाचार आ रहे हैं, शिक्षकों के क्या करती है गवर्नमेंट, जो NCERT हमारी है 1971 में उसका निर्माण हुआ था, वो क्या करती है, जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का क्या करते हैं प्रशिक्षण। जैसे राज्य में तो राज्य की अलग अलग शैक्षिक परिषद खुली हुई हैं, उनके अंतर्गत शिक्षकों का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है कि आप बच्चों को इन नवाचारों के माध्यम से, अर्थात इन विधियों के माध्यम से नवीन तथ्यों को दीजिए, अर्थात इस प्रकार से आप बालक को पढ़ाइए जिससे बालक को पढ़ने में सुगमता महसूस हो, बालक बोरिंग ना हो। तो आज जो जैसे नवीन टेक्निक हम अपना रहे हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस, इसमें बच्चे को सीधा पढ़ाते हैं और नए नए ट्रिकों के माध्यम से बच्चों को समझाना। तो अब ये परिस्थिति आ गई, इसलिए हमें ये नई तकनीक अपनानी पड़ी। तो कहने का मतलब है शिक्षा नीतियों का निर्धारण है परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। शिक्षा के अनुसंधान में मतलब खोजबीन करना, रिसर्च करना, नए नए तथ्यों को एकत्रित करना, फिर उन तथ्यों को किस प्रकार से क्रियान्वित करना, वो ही नीतियों का निर्धारण के अंतर्गत आता है। अगला जो क्षेत्र है वो है शिक्षा का नियोजन। पहले क्या कर लिया हमने, नीतियों का निर्धारण, किस प्रकार से हम इसकी नीति बना सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षा का नियोजन। शिक्षा नियोजन, इसके अंतर्गत क्या बतलाया है, इसके अंतर्गत शैक्षिक योजनाओं का निर्धारण अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी योजना की सफलता उसके तथ्यों, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पर आधारित होने पर निर्भर करती है। किसी भी योजना के
निर्धारण में, किसमें? निर्धारण में उसके तथ्यों और अनुसंधान की खोजों पर, तथ्यों, सर्वेक्षण और अनुसंधान पर आधारित होती है। सर्वेक्षण, अनुसंधान पर आधारित, तभी योजना क्या हो जाएगी? सफल योजना। किसी कार्य का हम योजना बनाते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं, तभी तो कार्य का क्रियान्वयन करते हैं। इसको क्रियान्वयन करने के लिए इसमें तथ्यों का, आंकड़ों का संकलन करना पड़ता, तथ्य प्रदत्तों को एकत्रित करना, फिर सर्वेक्षण करना, क्या ये सही है या गलत है। सर्वेक्षण करने अगर जाओगे तो फील्ड में जाओगे, फील्ड में जाओगे तो अनुसूची बनाकर ले जाओगे। अनुसूची और प्रश्नावली में माइनर अंतर है। अनुसूची में तो हम साक्षात अर्थात सामने वाले को क्या करते हैं, साक्षात रूप से ओरल क्वेश्चन के माध्यम से उससे पूछ सकते हैं कि बताइए आपके गांव की कितनी जनसंख्या है, कितने वर्ग हैं, कौन कौन क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या असुविधाएं हैं, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना। ये हो गई हम अनुसूची के माध्यम, पहले ही सर्वेक्षण करने जाते हैं कि आज हमें इस न्यायादर्श का मतलब जनसंख्या का हमें क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। वो अनुसंधान के निर्धारित होता है। यह सर्वेक्षण है वो अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है, जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। तो कहने का मतलब है शिक्षा का नियोजन है जो निर्धारण वो किस पर आधारित है, तथ्यों, सर्वेक्षण और अनुसंधान पर आधारित या निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक की अधिकतर योजनाएं प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण न तो लक्ष्य की पूर्ति कर सकी और न ही विशेष लाभप्रद सिद्ध हो सकी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, पढ़ा होगा आपने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक इन्होंने क्या कहा कि आप अभ्यास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अभ्यास करना, जो भी अभ्यास करेगा फिर उसको क्या कर जाएंगे, याद आ जाएगा। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर ये क्या थी, आधारित थी, जो अब तक के ये सफल नहीं हो सकी। आपने प्रयत्न किया, अभ्यास किया, अभ्यास करके आपने रूटीन में लाए, फिर उसको क्या अभ्यास करना बालक ने छोड़ दिया, तो बालक क्या कर देगा, भूल जाएगा उन चीज़ों को। बालक के एकदम स्थायी मेमोरी में वो फिट नहीं होगा। अगर आप जैसे बालक को आप शुरू में छोटा बालक है उसको अनार बनाना सिखाते हो तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बनाते हम, पहले एक चूल्हा, फिर दो चूल्हा, फिर तिरछी लाइन, सीधी लाइन, और बन गया अनारवाल। अब इस हिसाब से हम उसको अभ्यास करवाएंगे, बार बार प्रयत्न करेगा बालक तो सीख जाएगा। अब धीरे धीरे वो अभ्यास करना छोड़ देता तो बालक क्या करेगा, भूल जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षा का जो सिद्धांत है, जो नियोजन है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर अब तक आधारित था, पर इसमें शिक्षक क्या नहीं हो सकी, इसमें सफलता और न ही लाभ, विशेष लाभ प्राप्त हो सकी है। शिक्षा की लक्ष्यों की पूर्ति भी नहीं हुई है और इससे लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसंधान शिक्षा नियोजन हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा नियोजन एक अनवरत प्रक्रिया है, अतः इसमें सुधार समाज की नवीन आवश्यकताओं एवं नए तथ्यों पर होना चाहिए। जो अनुसंधान मैंने बताया था, इसमें क्या है, रिसर्च अगर आप करोगे, सर्वेक्षण करोगे, ऐतिहासिक करोगे, क्रियात्मक करोगे, तो ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा का नियोजन है, ये विशेष ही लाभप्रद सिद्ध होगा। और समाज में जो विभिन्न प्रवृत्ति बदलती जा रही है, उन प्रवृत्तियों के अनुसार या उन परिस्थितियों के अनुसार अगर हम इसका नियोजन करेंगे तो ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। तो ये शिक्षा का नियोजन का क्षेत्र। अगला जो क्षेत्र है वो है शिक्षा वित्त। अगला जो क्षेत्र है वो है शिक्षा वित्त यानी धन, शिक्षा वित्त।
हम यदि शिक्षा को एक मानवीय व्यापार की संज्ञा दे तो यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम शक्तिशाली वित्त एवं आर्थिक ढांचे पर आधारित है। साथ ही इस क्षेत्र में प्रतिष्ठापित धन के सर्वोत्तम उपयोग हेतु तथ्यों पर आधारित विधियों का प्रयोग आवश्यक है, जो अनुसंधान द्वारा ही संभव है। मानवीय रूप से हम कहें कि इसमें शिक्षा के ऊपर जितना आप व्यय करोगे, धनार्जन करोगे, तो उतना ही विशेष लाभप्रद होगा, क्योंकि जो अनुसंधान में अपन वित्त अर्थात आर्थिक जो धन लगता है, आर्थिक रूप से हम अगर इसमें अनुसंधान के द्वारा करेंगे शिक्षा का प्रयोग, तो इसमें क्या होगा, बहुत धन की आवश्यकता होगी और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें तथ्यों को, आंकड़ों को एकत्रित करके उसकी खोजबीन करते हैं। अर्थात रिसर्च यानी खोजबीन करना, रिसर्च करना, री यानी दोबारा से, सर्च यानी बार बार खोज करना। तो जो रह गया है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गहन अध्ययन, वो शिक्षा के ऊपर क्या करना चाहिए, ज़्यादातर क्या, वित्त धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे शिक्षा प्रणाली क्या हो, सुदृढ़ हो। अगली जो क्षेत्र है वो है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ, ये शिक्षण विधियाँ हम आपको पहले भी बहुत सारे जो मेथड थे, इससे पहले वाली यूनिट में आपको ये मेथड पढ़ा चुके हैं क्या, बहुत सारी शिक्षण विधियाँ, मेथडों का यूज। तो ज़्यादातर तो आप जानते ही होंगे कि शिक्षण विधियों का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, हमारे लिए क्या लाभप्रद है। तो इसमें बताया गया है कि अनुसंधान के अभाव में एक कुशल शिक्षक भी रूढ़िवादी शिक्षण विधियों को ही कक्षा शिक्षण हेतु प्रयोग कर सकता है, अर्थात प्रयोग करता है। यह सर्वविदित है कि ये अकाट्य सत्य है कि अनुसंधान के अभाव में अगर एक शिक्षक है वो रिसर्च खोजबीन करना नहीं जानता, सर्वेक्षण करना नहीं जानता कि हम किस प्रकार से अपने शिक्षण को सुदृढ़ बनाए, सुग्राह्य बनाए, लाभप्रद बनाए, तो अनुसंधान के अभाव में अगर कोई शिक्षक है, कुशल शिक्षक है, तो वह अपनी रूढ़िवादी जो पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा। नवीन प्रभावशाली विधियों की खोज अनुसंधान द्वारा ही संभव है। उसके अतिरिक्त शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुसंधान द्वारा सत्यापित सिद्धांतों के आधार पर आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण विधियाँ ये प्राचीन काल से चली आ रही जो हमारी परंपरागत रूढ़िवादी जो विधि है उन्हीं के द्वारा नहीं, जैसे क्या पाठ्य पुस्तक ली, गुरुजी बैठे, बच्चे को खड़ा किया, पुस्तक लो और बाँचो और हो गई पढ़ाई। ये क्या थी, परंपरागत पूर्व रूप से। अब बच्चे को समझ में आया नहीं आया, ये उन शिक्षक को कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या करवा दिया, पाठ को पूर्ण करवा दिया, कह दिया गृह कार्य लास्ट में ये पढ़ने, इनको तुम करके ले आना। ये परंपरागत रूप से चली आ रही। स्वयं भी पढ़ेगा तो क्या गद्यांश पढ़ रहा है या पद्यांश पढ़ रहा है या फिर एसएस का या मैथमेटिक्स जो भी है वो अपने हिसाब से जो ढर्रा चला आ रहा है प्राचीन काल से उसी के अनुसार पढ़ा देगा। अगर वो शिक्षक अनुसंधान का प्रयोग करे तो नवीनतम जो विधियाँ आई हैं वो रिसर्च के माध्यम से ही तो पता चलेगा, अनुसंधान के माध्यम से ही तो पता चलेगा कि अगर ये बालक जिसमें क्या मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील भी है, पिछड़े भी हैं, तो इनके हिसाब से मैं कौन सी टेक्निक के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करूँ जिससे बालक क्या हो, अधिक रुचि प्राप्त करें। तभी तो पहले के क्या करते थे, मार साहब गुरुजी, उनको क्या बच्चे खेलते रहते थे, टीचर सोते रहते, उनको पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे बैठे बैठे, क्या उनकी वो रूढ़िवादी पद्धति चल रही। अगर शिक्षक सजग है, जागरूक है और अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रति उसके दृढ़ अनुभवी है, कार्य कुशल है, कार्य में, तो नवीन टेक्निक के माध्यम से तो अनुसंधान के रूप में आज बहुत सारी टेक्निक आई हैं। आप खेल खेल के माध्यम से बालक को सिखा सकते हो, कितना भी मूढ़ बुद्धि का बालक हो आप उसको खेल विधि के द्वारा आराम से सिखा सकते हो। और बालकों के नई नई टेक्निक ऐसी आई हैं पढ़ने के लिए कि आप जो बालक
पहले माँ बाप के बच्चों को क्या पीट पीट के भेजा करते हैं, अब स्वयं बालक चले जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं कर दी हैं उनके लिए, खेलने, वहाँ झूले वगैरह और सारी चीज़ें। उन खेलों के द्वारा ही बालक को आप सब कुछ सिखा सकते हो। बड़ी क्लास है तो नई नई विधियाँ आई हैं, नमूना पद्धति और जैसे कहानी मेथड और उससे व्याख्यान लेक्चर मेथड, बहुत सारी मेथड में आपको पहले पढ़ा चुकी। उन विधियों के द्वारा जब तक शिक्षक कुशल न हो, शिक्षक स्वयं जागरूक ना हो तो वो अनुसंधान का प्रयोग नहीं कर सकता, और स्वयं जागरूक है तो अनुसंधान का प्रयोग करते हुए नवीन विधियों का प्रयोग करेगा। ये आपकी शिक्षण विधियों के अंतर्गत, क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। पहली थी शिक्षा नीतियों का निर्धारण, दूसरी शिक्षा नियोजन, तीसरी शिक्षा में वित्त धन का क्या उपार्जन है, और चौथी है शिक्षण विधियाँ। इसके बाद में है पाठ्यक्रम। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके बाद है पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत ज्ञान के विस्फोट के कारण शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीन धारणाओं का विकास हुआ है। जी हाँ, नई नई खोज, नई नई टेक्निक, नए नए अनुसंधान, हमारी साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। चांद तक लोग पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक लोग पहुंच चुके हैं, नई नई टेक्निकों का उपयोग कर चुके हैं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बच्चे को रुचि जागृत हो साइंस के प्रति, वैज्ञानिक के प्रति, उन दार्शनिकों के प्रति उनका चिंतन है, उन जो आदर्श हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, बालकों में वो पढ़ने के लिए रुचि जागृत हो। शिक्षा आयोग का सुझाव है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक का विकास एवं उन्नयन अनुसंधान के आधार पर होना चाहिए। शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि बालकों का विकास प्राथमिक से लेकर, कहाँ से लेकर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक, विश्वविद्यालय स्तर तक बालकों का उन्नयन होना चाहिए। किस प्रकार से? पाठ्यक्रम में उन पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि ले, बालक का विकास हो, बालक का मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, उन सारी चीज़ों का बालकों का विकास हो। ये किसके आधार, किसका सुझाव है? ये शिक्षा आयोग का सुझाव है। अगला जो क्षेत्र है वो है मूल्यांकन, अब हमने सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है, इसमें नीति बना ली, नियोजन कर लिया, वित्त का भी उसमें समावेश कर दिया, विधियों के माध्यम से हमने टेक्निक भी दे दी, पर पाठ्यक्रम में क्या क्या समाहित किया जाना चाहिए वो भी हमने आपको बतलाया। उसके बाद अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ तक सफल हुए और कहाँ तक सफल नहीं हुए। व्यक्तिक अंतर के संदर्भ में थॉर्नडाइक का अध्ययन, वायनेट का बुद्धि परीक्षण आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी का प्रस्तुतिकरण किया है। साथ ही इन परिवर्तनों के कारण शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी पक्ष प्रतिपक्ष अथवा परोक्ष रूप से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। थॉर्नडाइक का अध्ययन और वायनेट का बुद्धि परीक्षण, जो इन चीज़ों के अनुसार, इन टेक्निकों के अनुसार आप बच्चे को देते हो तो वो पूर्ण रूप से, मूल रूप से सफल सिद्ध होगा, कहने का तात्पर्य है। इस प्रकार से अनेक छोटे छोटे पहलुओं जैसे निर्देशन एवं परामर्श, स्वास्थ्य, छोटे छोटे पहलू हैं जैसे निर्देशन, परामर्श,
स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, निर्देशन परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा या सुविधाएं, समूह प्रक्रिया, शिक्षक संबंध, समूह प्रक्रिया, शिक्षक संबंध, शिक्षक संबंध, समूह प्रक्रिया, शिक्षक संबंध, विद्यालय भवन पर्यवेक्षण, प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, बालकों की समस्याएं, विद्यालय भवन, सामूहिक शिक्षण विधियां, सामुदायिक संबंध आदि अनुसंधान की चपेट में आ गए हैं। सामूहिक शिक्षण विधियां, ये सब सारी जो चीज़ हैं वो किसके अंतर्गत हैं? अनुसंधान की चपेट में। जैसे बालक को हम क्या करते हैं? निर्देशन एवं परामर्श देना, वो उनके हित के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। स्कूल का प्रिंसिपल हो या अध्यापक हो या प्रधान अध्यापक हो या निर्देशक हो, जो भी बालकों के लिए निर्देशन और परामर्श देते हैं वो बालकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वो अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए निर्देशन देना, परामर्श देना। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, बालकों के स्वास्थ्य के प्रति भी विद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में सुविधाएं होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर बालक, अरस्तु की कथन है ना, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो सब बालक स्वस्थ होगा तो बालक क्या पढ़ने में रुचि जागृत होगी। अगर बालक में थोड़ा बहुत भी अस्वस्थ है तो वो क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा, थोड़ा अनिद्रा की स्थिति आ जाएगी। सामूहिक प्रक्रिया भी इसमें जरूरी है। शिक्षक का संबंध, छात्र और शिक्षक के मध्य में संबंध कैसे होने चाहिए? घनिष्ठ होने चाहिए, अंतर संबंध अच्छे होने चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी समस्याओं का निवारण करना। सामूहिक शिक्षण विधियां, सामूहिक रूप से किस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी टेक्निक के अंतर्गत आ गई हैं? ये अनुसंधान की चपेट में आ गई हैं। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी समस्याएं वो क्लास से एबव, जैसे 6 में, 7th में, 8th में, 9th क्लास में, 10th का कार्य कर लेता है वो वाला। उन बालकों की समस्या को शिक्षक को हमेशा हल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए तत्पर होना चाहिए। आज प्रशासन एवं प्रशासक दोनों पर ही शिक्षा का उत्तरदायित्व है। प्रशासन हो या उसका प्रशासक हो, प्रशासन, शिक्षा का प्रशासन जो कर रहा है, शिक्षा आयोग जो है उसका, और जो प्रशासक है विद्यालय का, उसके ऊपर दोनों का ही उत्तरदायित्व है। हम अपनी शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, उन्नति किस प्रकार से करें। प्राचीन काल में शिक्षा सामान्य मानव को उपलब्ध न थी, जबकि आज प्रजातांत्रिक प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत यह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करनी है। इस कार्य हेतु प्रशासन का समुचित विकास शैक्षिक अनुसंधान द्वारा ही संभव है। प्राचीन काल में जो शिक्षा का नियोजन था वो कुछ ही वर्गों को, वर्ग के लोगों को सम्मिलित थी, मतलब उनको ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। आम लोगों के लिए शिक्षा क्या थी? वर्जित थी, निषेध थी, उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। पर आज जो प्रजातांत्रिक जो हमारा देश है उसमें आम लोगों के लिए हर संभव, जो भी लोग हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है। और जो भी अब वर्तमान में तो बिल्कुल निःशुल्क भी है।
तो इसलिए हमें शिक्षा को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। शिक्षा के रूप में प्रशासन के अंतर्गत सर्वप्रथम 1946 एमोड ने शैक्षिक प्रशासन के कुछ मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। एमोड प्रशासन ने, उन्होंने क्या कहा था? द मेजर चेंज वेयर वन इन द एम्फेसिस अपॉन एम्पिरिकल रिसर्च के द्वारा ही हम शिक्षा में परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हमारी शिक्षा के अंतर्गत नवीन टेक्निक, नए नए तथ्यों को अगर हम नहीं करते, तब तक हमारे शिक्षा में प्रगति संभव नहीं है। हम रूढ़िवादी शिक्षा को ही अपनाते रहेंगे। ये मोर्ट जो महोदय है, उनके द्वारा मोरे महोदय के अनुसार बतलाया गया है। जेटलीज ने भी प्रशासन के निम्न बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोशल प्रोग्रेस इन विच बिहेवियर वाज कन्वर्ड एज ए फंक्शन ऑफ द बोथ नॉमिनेटिक एंड आइडियोलॉजिक डोमिनेशन ऑफ द सोशल सिस्टम्स। मतलब प्रशासन जो सेवा है वो इसमें सामाजिकता को लिए, समाज के संपूर्ण लोगों के लिए हम एकत्रित करके समाज, जैसे आज हमारी पंचायत समितियाँ हैं, पंचायतों के अंतर्गत, गांवों के अंतर्गत जो स्कूल हैं, उसमें जो सरपंच है वो जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं कि हमारे स्कूल में जो शिक्षक हैं टाइम पर आते हैं या नहीं आते, हमारे जो प्रिंसिपल है बच्चों का ध्यान किस प्रकार से रखते हैं, उनको जो मिड डे मील है वो उस टाइम पर मिलता है या नहीं मिलता है, शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से है, कोई परेशानी तो नहीं है। कहने का मतलब है इनका कि आप जो सामाजिक सोशलाइजेशन है उसको भी शिक्षा के अंतर्गत समाज के जो लोग हैं उनको जोड़े रखना चाहिए। हेम्पिल के अनुसार प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये किसने कहा था? हेम्पिल ने कहा था कि प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपसी जो समस्याएं, एक दूसरे की समस्याएं, उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा। कोई भी समस्या आ गई, आम जन को भी आ गई, या किसी क्षेत्र के अंतर्गत आ गई, या कोई ऐसी शिक्षा के अंतर्गत कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न, जैसे अब स्थिति उत्पन्न हुई है किसकी? कोरोना की उत्पन्न हुई है, तो हम शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार से करें? ये समस्या आ गई क्योंकि 8-9 महीने हो गए बच्चे को घर पर बैठे हुए, तो बच्चों का हम विकास किस प्रकार करें, बच्चों को हम शिक्षा किस प्रकार से दें? तो ये शिक्षा आपसी जो समस्याएं वो प्रशासन के द्वारा आपस में आसानी से सॉल्व की जा सकती है। एनसाइक्लोपीडिया में शैक्षिक अनुसंधान के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की इस धारणा के अतिरिक्त ग्रिफिथ महोदय ने प्रशासक को निर्णायक कहकर एक नई धारणा को जन्म दिया है। क्या कहा है? निर्णायक कहकर। किसको? प्रशासक को एक नई धारणा को जन्म दिया है, जबकि पार्सन ने प्रशासन को औपचारिक संगठन दिया है। इन धारणाओं के आधार पर शैक्षिक प्रशासन क्षेत्र में 4 सिद्धांत हुए थे। वो थे सोशल सिस्टेम्स, लीडरशिप, डिसीजन और ओरिजिनेटर। ये जो हैं, एक ने तो कहा था प्रशासन के रूप में और एक ने कहा था प्रशासक के रूप में। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत जब तक हम अनुसंधान के माध्यम से नवीन टेक्निकों का प्रयोग नहीं करते, तब तक हमारे प्रशासन के क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी। आज हमने शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराया। आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।